हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा साथियारा। दोस्त, एसएसजीडी एग्ज़ाम 2025 11 फरवरी सेकेंड शिफ्ट जो है उसका एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है दोस्त। और हमें कुछ प्रश्न मिल चुके हैं जो कि 100% एक्यूरेसी है दोस्त। अगर आपका भी आने वाले डेट्स पर एग्ज़ाम है तो आप लोग इस नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं जो कि रियल होना चाहिए दोस्त, या फिर इस नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए दोस्त, क्वेश्चन क्या था ये देखते हैं दोस्त। पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं कि क्वेश्चन क्या था, पढ़ाने का एक और उद्देश्य भी है कि आपके जो अगले दिन एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाए कि किस टॉपिक से कितना पूछ रहा है। और फैक्ट्स भी हम लोग लाते हैं ताकि आप लोग इससे देखिए और इससे रिलेट करके वहाँ पर तुक्का मारिए, सही कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्त। पहला जो क्वेश्चन आया था दोस्त, साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में कितने जज थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त 8 हो जाएगा। इससे अब रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं, यानी हो सकता है आपके एग्जाम में ये प्रश्न बन जाए, इसलिए हम लोग फैक्ट्स भी लाते हैं साथ में। तो फैक्ट्स देखते हैं। साल 1950 में सुप्रीम कोर्ट में 8 जज थे। संसद ने साल 1956 में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी थी। साल 1956 में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायाधीश की संख्या अधिनियम 1956 के तहत न्यायाधीशों की संख्या क्या कर दी गई? तो 11 कर दी गई। ठीक है, 11 कर दी गई। किसके तहत दोस्त? 1956 के अधिनियम के तहत। अगला इसी में और भी फैक्ट्स है। साल 1960 में क्या हुआ? इसे संशोधित कर 14 कर दिया गया। ठीक है, ये सब फैक्ट्स याद रखिए, पक्का हो सकता है आ जाए, क्योंकि कितनी बार हुआ ऐसे कि हम लोग के पढ़ाए हुए फैक्ट्स आपके एग्जाम में लड़ा है। ठीक है, आप हमारे सारे जितने भी एनालाइसिस किए हुए पेपर है वो देख लीजिए। साल 1978 में इसे 18 कर दिया गया, ये भी याद रखना होगा। फिर 1986 में 26 कर दिया गया, 2009 में 31 कर दिया गया। ये सभी के सभी आप लोग सिर्फ ध्यान में रख कर जाना है एग्जाम में। ठीक है, 2019 में क्या हुआ? इसे 34 कर दिया गया। ठीक है, अब वर्तमान क्षमता इतना ही है, 34 है। ठीक है, देखिए आर वैशाली किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त शतरंज। ठीक है, और इससे रिलेटेड फैक्ट्स जानते हैं दोस्त। आर वैशाली भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर है। वैशाली 15वीं वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा की बड़ी बहन है। ठीक है, किनकी बड़ी बहन है? प्रज्ञानंदा की। वैशाली का जन्म या वैशाली या प्रज्ञानंदा होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रज्ञानंदा का जन्म 21 जून 2001 को तमिल की राजधानी चेन्नई में हुआ था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ नहीं सही है। ठीक है, यहाँ वैशाली होगा। ठीक है, वैशाली है, चेन्नई में हुआ था, ये सही है। ठीक है, थाईपुसम महोत्सव निम्नलिखित में किससे संबंधित है? किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, थाईपुसम किस राज्य में मनाया जाता है भारत के? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त तमिलनाडु। ठीक है, आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। थाईपुसम तमिलनाडु तमिल महीने यानी जनवरी से फरवरी के बीच पूर्णिमा के दौरान भारत के हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह हिंदू देवता शिव और पार्वती के पुत्र मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन को कार्तिकेय, सुब्रमण्यम, सुमुखा, सदानंद, स्कंदा और गुहा भी कहा जाता है। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया था वो ये है दोस्त कि ये काफ़ी शानदार प्रश्न है। देखिए, अगस्त 2024 यूपीएससी के चेयरमैन कौन बनी है? तो आपका सही आंसर है दोस्त श्रीमती प्रीति सूदन। इन्होंने यूपीएससी चेयरमैन मनोज सिन्हा की जगह ली है। आपसे पूछ दें कि इससे पहले यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे? तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा? मनोज सिन्हा, जिन्होंने हाल ही में पद छोड़ा था और 2017 से इस पद पर थे। ये भी पूछ दे कब से इस पद पर थे? तो 2017 से। यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के संविधान अनुच्छेद 316 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा है। अध्यक्ष 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष
की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहल हो पद पर बने रहते हैं। देखिए अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा था, द्वितीय पंचवर्षीय। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना से कुछ प्रश्न थे, ठीक है। अब एग्जैक्ट ये तो नहीं मालूम कि क्या प्रश्न थे, लेकिन थे। तो हम लोग जानते हैं पंचवर्षीय से जितने भी क्वेश्चन वो कवर करके चलते हैं। तो चलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको कवर कर लेते हैं, ठीक है। आइए कवर करते हैं। देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योग विशेषकर भारी उद्योगों की क्षेत्र से थे, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य उद्योगों विशेषकर भारी उद्योगों क्षेत्र से थे। प्रथम योजना जिसका लक्ष्य मुख्यतः कृषि क्षेत्र था और अलग इस योजना का मुख्य केंद्र बिंदु औद्योगिक उत्पादन के घरेलू कारण था तथा इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि करना था। ये पहला का उद्देश्य था, ठीक है। और दूसरी के बारे में जानते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महलनोबिस योजना पर आधारित था। महलनोबिस योजना एक आर्थिक विकास मॉडल योजना थी जिसका खोज भारतीय सांख्यशास्त्री योना चट्ट पटलनोलिया ने सन 1953 में की थी, ठीक है। कब की थी? 1953 में। किसने की थी? ये नाम याद रखना है आपको। इस योजना की कोशिश संसाधनों का उत्पादन के क्षेत्रों के मध्य उचित वितरण था तथा इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना था, ठीक है। और भी इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको जानने योग्य है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना को एक बंद अर्थव्यवस्था माना जाता है जिसमें की योजना का मुख्य लक्ष्य पूंजी संसाधनों के आयात पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जल विद्युत ऊर्जा कार्यक्रम तथा 5 स्टील कारखाना दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला में इसके अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। ये भी ध्यान रखना होगा। परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापना 1958 ईस्वी में होमी भाभा के अध्यक्षता में हुई थी। किसके अध्यक्षता में? होमी भाभा के अध्यक्षता में। कब हुई थी दोस्त? तो 1958 ईस्वी में हुई थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को शोध संसाधन के रूप में मान्यता मिली। आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में युवा प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए 1957 में क्या हुआ कि टैलेंट सर्च व स्कॉलरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की गई, ठीक है। कब? 1957 में। द्वितीय योजना का लक्षित दर 4.5% था जबकि वास्तविक वृद्धि दर 4 का रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मौर्य साम्राज्य से कुछ प्रश्न पूछा था और पहला ही प्रश्न पूछा था कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसके बाद कौन सा वंश आया था, ठीक है। देखिए काफ़ी साल पहले यानी ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मगध राजवंश पर नंद राजाओं का शासन था और यह राजवंश उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, ठीक है। 4वीं शताब्दी में यानी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राजवंश पर नंद राजाओं का शासन था। यह राजवंश उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। ये हो चुका है, ठीक है। और चाणक्य नामक एक ब्राह्मण मंत्री थे जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ने मौर्य परिवार के चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया था, यानी कौटिल्य ने प्रशिक्षित करने का कार्य किया था मौर्य वंश को, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेना संगठित की और नंद राजा को उखाड़ फेंका, ठीक है। नंद वंश यानी महापद्म उस समय थे, तो घनानंद थे अंतिम इसके समय में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का पहला राजा और संस्थापक भी माना जाता है। उनकी माता का नाम मूर था, इसलिए उन्हें संस्कृति में मौर्य कहा जाता था। अर्थ होता है मूर का पुत्र और इस प्रकार उनका वंश मौर्य वंश कहलाया। ये सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था? देखिए पंचवर्षीय से कितना प्रश्न पूछ रहा है दोस्त, ठीक है। इस चीज़ को याद करके जाना है आपको। पंचवर्षीय जितना भी क्वेश्चन बन रहे होंगे उन सबको देख लेना होगा आपको, तब जाकर आपका एग्जाम बेहतर होगा, ठीक है। तो प्रश्न है दोस्त, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य क्या था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 8.1%। और इससे संबंधित फैक्ट जानते हैं दोस्त। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य 8.1% था, लेकिन उसके केवल 7.9% की विकास दर ही हासिल रही, ठीक है। विकास दर कितनी हासिल रही? 7.9%।
देखिए भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि 2007 से 2012 तक थी। योजना अपना विकास लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी थी। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य मतलब मुख्य विषय तेज और अधिक समावेशी विकास था। ठीक है, तेज और अधिक समावेशी विकास था। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रख्यात अर्थशास्त्र श्री के कस्तूरी राजन द्वारा तैयार की थी। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है। इस योजना को अंततः राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्त वर्ष 2011-12 तक प्राथमिक विद्यालयों से क्वेश्चन फिर से पढ़ते ये बोला, ठीक है। वित्त वर्ष 2011-12 तक प्राथमिक विद्यालयों से ड्राफ्ट आउट दर को 2003 से 4 के 52.2% से घटाकर कितना कर देगा 2011-12 तक 20% तक लाना था। देखिए ठीक है, 0 से 6 वर्ष के लिए अनुपात को 2016-17 तक बढ़ाकर 950 करना, ये उद्देश्य उसका था। कुल प्रजनन दर को 2.1 के स्तर पर लाना। भारत का प्रधानमंत्री भारत की योजना आयोग को पदेन अध्यक्ष होता है। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग अध्यक्ष थे। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना होगा, ठीक है। कस्तूरी राजन द्वारा तैयार की गई थी। इस योजना अंततः राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी द्वारा अनुमोदित किया गया था। वित्त वर्ष 2011-12 तक प्राथमिक विद्यालय से ड्रॉप आउट दर 2003 से इतना पढ़ चुके हैं दोस्त, ठीक है। ये दो लाइन रिपीट हो गया है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ, ये लाइन पढ़ लेते हैं। 2011 की पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितना था 8.1%, जबकि वही 7.9% सफल रहा। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य कितना रहा 8.1%, कितना सफल रहा 7.9%। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो आपके प्रावधान है ये है, स्मारकों एवं स्थानों तथा प्रकृति महत्व की वस्तुओं का संरक्षण, ये प्रावधान है। यानी और इसके बारे में जान लेते ये थोड़ा विस्तार के रूप में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 का प्रावधान स्मारकों और प्राकृतिक महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 पशुओं के कल्याण और क्रूरता के विरुद्ध उनकी सुरक्षा बारे में बात करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा पशु क्रूरता को रोकने का प्रयास करना चाहिए, ये कहता है, ये बताता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य के सरकारी सेवाओं न्यायपालिकों को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। देखिए 50 में कितना मस्त पॉइंट है, ठीक है। ये सब आप लोगों को ध्यान रखना होगा। अगर वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा है तो आप लोग स्लो करके देख सकते हैं, अगर स्लो आपको लग रहा है तो फास्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़ा है। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपके है, भूपट्टी किसका बना होता है? तो चलिए पढ़ लेते हैं। जो हमारे भूपट्टी है जिस पर हम रहते हैं वो किसका बना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त सिलिका और एल्युमिनियम का बना होता है, ठीक है। और इसे थोड़ा जान लेते हैं इसको विस्तार के रूप में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई संकेंद्रीय परतों से बनी होती है, अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग को क्रस्ट यानी ऊपरी परत, यानी इस पूरे लाइन को मैं एक बार में समझाना चाहूँ तो देखिए पृथ्वी का कई परतों से बनी होती है, ठीक है। ऊपर वाले हिस्से को यानी परत को क्रस्ट कहते हैं, बीच वाले को मेंटल कहते हैं और सबसे अंदर वाले को कोर कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को क्रस्ट, मध्य वाले को मेंटल और सबसे जो अंदर है उसको कहते हैं कोर कहते हैं, ठीक है। अब ये उतना लाइन का हम क्लियर कर चुके हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, क्रस्ट पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी परत है। कह रहे हैं ना, क्रस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जो महाद्वीपों में करीब 35 किलोमीटर और समुद्र तल में सिर्फ 5 किलोमीटर मोटी होती है, ठीक है। महाद्वीपों में 35 किलोमीटर और समुद्र तल पर जो होती है 5 किलोमीटर तक मोटी होती है। क्रस्ट के नीचे पाई जाने वाली परत मेंटल है और इसकी गहराई जो है 2900 किलोमीटर तक है। कितना है 2900 किलोमीटर। सबसे भीतरी परत यानी कोर जिसे कहते हैं, जिसका अर्धवास रेडियस करीब 35 यानी 3500 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई संकेंद्रीय परतों से बनी होती है, ठीक है। ये सब जानना अनिवार्य नहीं है, ये आप जान चुके हैं, ये सब हो चुका है, ठीक है। यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग
देखिए क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी राज्यों में सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में, साक्षरता किस राज्य की है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्त मिजोरम। उत्तरी पूर्वी जब भी कहेगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ प्रश्न खत्म हो चुके हैं और आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाइए क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, एनालिसिस करवाते हैं, वहाँ पर जाकर पेपर को इकट्ठा करना, बच्चे भेजते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, और हो सके तो आप भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने नंबर बताया था 7519986224, इस पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अगर रियल क्वेश्चन होता है दोस्त, क्योंकि हम लोग सर छात्रों से मजाक नहीं कर सकते, उनके भावनाओं से नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। धन्यवाद।